बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ब्लूम टेक्सोनोमी के पार्ट सेकंड के बारे में बात करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने ब्लूम टेक्सोनोमी पार्ट फर्स्ट में हमने डिस्कस किया बेंजामिन ब्लूम के कंसेप्ट, हमने उनके इस्तेमाल के बारे में देखा और हमने उसकी जो डिवीजन है, हायरार्किकल डिवीजन, उसके बारे में गुफ्तगू की। इस वीडियो लेक्चर में हम ब्लूम टेक्सोनोमी की जो एप्लीकेशन है, रियल लाइफ एग्जांपल है, उनके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा ब्लूम टेक्सोनोमी का जो 2001 का जो एडिशन है और उसके बारे में हम बात करेंगे कि वो कब आया और उसकी क्या खास बात है। तो अपने लेक्चर का आगाज करते हैं। हम पहला हमारा जो कंसेप्ट है वो ये है कि एप्लीकेशन ऑफ ब्लूम टेक्सोनोमी। तो टेक्सोनोमी बेसिकली डिवीजन कहा जाता है। टेक्सोनोमी के लफ्जी मतलब हायरार्किकल डिवीजन कहा जाता है। चीजों को मुख्तलिफ चीजों में डिवाइड कर देने के नाम को जो है वो टेक्सोनोमी कहा जाता है। अब हमारे पास जो एप्लीकेशन है उसमें हमारे पास सबसे पहला टॉपिक आ रहा है टू प्रोवाइड फ्रेमवर्क। अब टू प्रोवाइड फ्रेमवर्क से मुराद ये कि टेक्सोनोमीज हमें एक फ्रेमवर्क बताते हैं कि किस तरीके से हम जो है वो एक स्ट्रक्चर को डेवलप करते हैं और किस तरीके से उसको समझ सकते हैं। मिसाल के तौर पर कोई लैंग्वेज आप देख लीजिए, रोमांटिक जर्मेनिक लैंग्वेज, इन सब का कोई ना कोई स्ट्रक्चर है जिसके मद्देनजर रखते हम उनको बोलते हैं। उनके ओरिजिन को भी हम मद्देनजर रखते हैं। तो ब्लूम टेक्सोनोमी का मकसद ये है कि इंस्ट्रक्टर के पास एक पूरा स्ट्रक्चर हो, एक कोर्स आउटकम डेवलप करने के लिए एक पूरी स्ट्रैटेजी मौजूद हो, ताकि वो स्टडी करते हुए पढ़ाते हुए आउटकम ले सके। फिर इसके अलावा अंडरस्टैंडिंग डेवलप की जाना। अब ब्लूम टेक्सोनोमी का ये भी मकसद है कि टीचर जो है इसको यूज करें ताकि वो अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर सकें। एजुकेशनल प्रोसेस में टीचर्स देख सकें, अंडरस्टैंड कर सकें कि आया कि जो स्टूडेंट्स की कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, स्किलफुल डेवलपमेंट है, वो हो रही है कि नहीं, वो नीचे की तरफ से ऊपर की जानिब मूव कर रहे हैं कि नहीं, वो लोअर स्किल लेवल से अपर हाई स्किल लेवल की तरफ जा रहे हैं, वो रिकॉलिंग फैक्ट्स की तरफ से वो अंडरस्टैंडिंग, एवेल्युएशन, एनालाइजिंग की तरफ जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। तो ये भी एक हमें कंसेप्ट पता चल जाता है। फिर इसके अलावा हाई लेवल स्किल की डेवलपमेंट के बारे में पता चल रहा है। हमें ये देखना देखना है कि जो हम जो फैसिलिटीज हैं, हमने ये देखना है कि इस तरीके कार को इस्तेमाल करते हुए हमने प्रायोरिटाइज करना है स्टडी मटेरियल को अपने को और इस्तेमाल करना है। और लोअर लेवल से मेमोराइजेशन बेस से स्टडी के लिए किधर जाना है, हमने एनालिसिस की तरफ फिक्स करना है, मूव करना है और फिर एवेल्युएशन की तरफ जाना है। तो हमारे पास मुख्तलिफ करिकुलम है, उसको उसके ऊपर हम ब्लूम टेक्सोनोमी का इसका इस्तेमाल करते हुए हम इसको एज ए गाइडिंग प्रिंसिपल के तौर पर लेते हुए अपने लेसन प्लान कर सकते हैं और फिर उसको अपने गोल सेट कर सकते हैं और फिर उन गोल को हम अचीव कर सकते हैं स्टूडेंट्स को और उनके आउटकम को मद्देनजर रखते हैं। तो ये डिफरेंट लेवल हैं हमारे पास जिनको हम मद्देनजर रखते हैं। तो सिंपल आसान में आप ये समझ लें कि ये हमें इंस्ट्रक्शनल डिलीवरी मेथड को बारे में बताता है, हमें असेसमेंट करने की जो है वो टेक्निक फराहम करता है, हमें एक चेकलिस्ट प्रोवाइड करता है, हमें डिस्कशन करने की मौके फराहम करता है एज ए टीचर के तौर पर, हमें लेसन प्लानिंग और मेथडोलॉजीज डेवलप करने की टेक्निक फराहम करता है। इसके साथ साथ हमें टेक्सोनोमी, हमें असेसमेंट, हमारे आउटकम, हमारे कंटेंट, हमारे मटेरियल और हमारे जो वीक एरियाज है वो सारे के सारे जो है उनको हाईलाइट करता है। मिसाल के तौर पर आपने कोई चीज आइडेंटिफाई की लेकिन स्टूडेंट वो आउटकम नहीं दे सका, इट मींस कि ट्रेनिंग प्रोसेस में कोई चीज लैक कर रही है। तो ये तमाम चीजें हैं। अब अगर हम मिसाल के तौर पर देखें, मिसाल के तौर पर एक 12वीं क्लास का बच्चा है और वहां पर आपने उसको फोटोसिंथेसिस का एक कंसेप्ट समझाया है और वहां पे आप उसको एक टारगेट दे रहे हैं कि डिफाइन फोटोसिंथेसिस एंड गिव एग्जांपल इन योर ओन वर्ड्स। अब जो उसका जो टर्म है, जो डिफाइन है, बेसिकली ये ब्लूम टेक्सोनोमी के टर्म कॉम्प्रिहेंशन, जो कि नॉलेज के बाद वाला हायरार्की है, उसको फॉलो करते हुए वो इसका आंसर देगा। और आपने भी यही समझना है कि अगर वो आंसर देता है इट मीन्स कि उसका कॉम्प्रिहेंशन वाला लेवल फुलफिल हो चुका है। कॉलेज के क्लासरूम में अगर आप देखें तो अगर कोई टीचर ये मिसाल देता है, एग्जाम्पल देता है, स्टूडेंट से पूछता है कि भाई दो इकोनॉमिक थ्योरीज को डिस्कस करो और उनके वीकनेस और उनकी स्ट्रेंथ को एनालाइज करो। तो बेसिकली ये एनालाइज की जो क्वालिटी है ये अलाइन करती है ब्लूम टेक्सोनोमी के कंसेप्ट एनालिसिस से, जो कि उसकी फिफ्थ जो है, फोर्थ के करीब जो है उसकी हायरार्की मौजूद है। उसके बाद फिफ्थ से जो है वो सिंथेसिस है और फिफ्थ जो है वो हमारे पास सिक्स एवेल्युएशन है। इसी तरह एक और मिसाल दे लीजिए, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है, एक सॉफ्टवेयर हाउस है और वहां पे जो सॉफ्टवेयर इंचार्ज है वो अपने एम्प्लॉय को ये कहता है कि ये तुमने सॉफ्टवेयर सीखना है और इस ट्रेनिंग सेशन में तुम्हें कुछ चीजों को मेमोराइज करना होगा और कुछ चीजों को मेमोराइज करने के बाद आपको उसको रियल लाइफ
परफॉर्म करना होगा, और परफॉर्म करके उसके फीचर्स को यूटिलाइज करना होगा, अप्लाई करना होगा उनके प्रॉब्लम्स को। तो आपने देखा कि उसमें नॉलेज भी आ गया, कंसेप्चुअल जो कॉम्प्रिहेंशन है वो भी आ गया, और थर्ड हायरार्की यानी एप्लीकेशन भी है, वो भी जो है वो दर हकीकत में आ गई। तो इस तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से हम इस हायरार्की को इस्तेमाल करते हुए अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म को, प्रोग्राम को बड़ा बेहतरीन कर सकते हैं। अगर इस तमाम को देखें कि हमारे पास इनकी हम डिस्कस कर रहे थे कि एक सॉफ्टवेयर हाउस वाले ने एक टारगेट दिया तो वो कैसे अप्लाई करेगा नॉलेज को, तो ये हायरार्की है जिसको हम मद्देनजर रखते हुए कर रहे हैं, ब्लूम टैक्सोनॉमी को मद्देनजर रखते हुए। अब तक तो हम इस ब्लूम टैक्सोनॉमी के बारे में बात करते आए हैं, तो अब हम इसके अपडेट के बारे में बात करेंगे। तो जो करंट अपडेटेड वर्जन है जो कि एंडरसन और क्रैथवल ने डेवलप किया 2001 में, उसमें क्या खास बात है। अब देखें, ब्लूम टैक्सोनॉमी के दो वर्जन हैं, और इन मेजर जो वर्जन हैं जिसमें पुराना 1956 वाला और लेटेस्ट 19 जो है वो 2001 वाला, इसमें जो कुछ डिफरेंसेस हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे कि क्या खास बात और क्या जो है उसमें डिफरेंसेस है। तो ये जो हमें नजर आती है, एंडरसन एंड क्रैथहोल ने जो ब्लूम टैक्सोनॉमी का वर्जन दिया 2001 में, इसकी क्या जरूरत ऐसे पड़ी उसको हम देखते हैं कि इट रिफ्लेक्ट्स द शिफ्ट इन द एजुकेशनल पॉलिसी। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि ब्लूम टैक्सोनॉमी जी है वो वन डायमेंशनल थी। वन डायमेंशनल से मुराद वो बिहेवियरिस्टिक कंसेप्ट को फोकस कर रही थी, और वो एक्सक्लूसिवली नॉलेज डोमेन को टारगेट करती थी। इसकी मिसाल यूं समझ लीजिए कि टॉप टू डाउन इंफॉर्मेशन का कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है, कि टीचर जो पढ़ाना चाह रहा है वो क्या है, टीचर की प्लानिंग क्या है, टीचर के पास क्या है आउटकम, उसने क्या गोल सेट किए हैं। तो ये तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए ब्लूम टैक्सोनॉमी को बनाया गया जो 1956 का वर्जन है। तो क्रैथवेल और एंडरसन ने कहा कि इसको क्यों ना कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच के मुतालिक कर लिया जाए। कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच एजुकेशन में ये कंसेप्ट है कि स्टूडेंट कैसे नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है। तो आपने देखा कि ये जो शिफ्ट फिलॉसफी में हमें नजर आता है, जिसमें इन्होंने हाईलाइट टू डायमेंशन को मिक्स कर दिया, एक कॉग्निटिव है, एक कॉग्निटिव है और एक नॉलेज कंटेंट है। कॉग्निटिव नॉलेज कंटेंट, इसके ऊपर हम बाद में भी चलकर गुफ्तगू करेंगे। इसके बाद अगर हम देखें कि एक इट इनकॉर्पोरेट्स कॉग्निटिव प्रोसेस, लर्निंग प्रोसेस को इन्होंने इकट्ठा किया। प्रीवियस वर्जन में आप देख लें कॉग्निटिव प्रोसेस को ही फोकस किया गया था, जबकि अब मेंटल प्रोसेस, अफेक्टिव प्रोसेस, साइकोमेट्रिक प्रोसेस या फिजिकल प्रोसेस को भी इन्वॉल्व किया गया है। ब्रेन कैसे काम कर रहा है, फिजिकल मूवमेंट स्टूडेंट्स की, या इसके अलावा उनके इमोशंस के ऊपर क्या असर पड़ रहा है, इन तमाम चीजों को भी इस दफा मद्देनजर रखा गया है। इसके अलावा ये डिफरेंट नॉलेज डायमेंशंस को फोकस करती है। मिसाल के तौर पर हमने बताया था कि ये फैक्चुअल, कंसेप्चुअल और प्रोसीजरल और मेटाकॉग्निटिव कंसेप्ट को भी डिस्कस करती है। अब मेटाकॉग्निटिव कंसेप्ट क्या है, हम इन तमाम चीजों को बाद में भी जब डिफरेंस चार्ट को सामने लेकर आएंगे तो एक दफा दोबारा जायजा करेंगे। तो मेटाकॉग्निटिव क्या है, मेटाकॉग्निटिव दर हकीकत में सोच के दोबारा सोचने का नाम है, यानी इट इज एक्चुअली थिंकिंग अबाउट थिंकिंग। इट रेफर्स टू द एबिलिटी टू थिंक अबाउट वंस ओन कॉग्निटिव प्रोसेस, सोचना कि आप क्या कर रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, क्या समझ रहे हैं। अवेयरनेस, आपको लर्निंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग की जानकारी, इतला, इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, जो आप कर रहे हैं वो आपको पता भी होना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ आप पैसिव स्टडी करें और सिर्फ लेक्चर को सुने और बस जाके रोड क्रैमिंग करें और बस डिलीवर कर दें तो समझ आ जाए कि एक लेवल अचीव हो चुका है। तो ये नहीं होना चाहिए। दूसरा, आपने जो डिफरेंस है उनके ऊपर बारे में मजीद भी हम गुफ्तगू करेंगे। अब तो हमने सिर्फ वजह बता दी कि इसकी क्या वजह थी, तो इसके बारे में हम देखना चाहेंगे कि अब 6 लेवल जो है ब्लूम टैक्सोनॉमी के वो क्या है, वो कैसे फोकस हो रहे हैं आपके पास। द फर्स्ट लेवल इज टू रिमेंबर। मिसाल के तौर पर कोई भी एक्टिविटीज, कोई भी चीज याद करने के लिए दी जा सकती है, चाहे वो पोइम है या कोई फार्मूला मैथ का। उसके बाद इस तरह के सवालात पूछे जा सकते हैं, आप डिफाइन करें, आप आइडेंटिफाई करें, आप नरेट करें, आप आउटलाइन करें, इसको ऑर्डर में लेकर आए, या आप कैसे इसको बयान करते हैं। सेकेंड लेवल हमारे पास अंडरस्टैंडिंग का है। अंडरस्टैंडिंग में हमारे पास देखा जाएगा कि एनिमल ऑर्गेनाइज करें, एनिमल किंगडम को और फ्रेमवर्क के मुताबिक, और इलस्ट्रेट करें, रेक्टेंगल बनाएं, समराइज करें, या कोई सिंपल स्टोरी का प्लॉट समराइज करें। क्लैरिफाई करना, इलस्ट्रेट करना, कंट्रास्ट करना, एक्सप्लेन करना, पोजीशन को डिफरेंशिएट करना वगैरह अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट में आ गया। याद रहे, प्रीवियसली अंडरस्टैंड की जगह पे ब्लूम में कॉम्प्रिहेंशन था, आपके जहन में होनी चाहिए ये बात। थर्ड लेवल अप्लाई है, और हमारे पास थर्ड लेवल एप्लीकेशन, use the formula to solve, apply, select, design to meet a purpose। और सवालात, can you group by characteristics such as, या do you know of another instance, कोई और मिसाल, या स्टोरी मैप बनाएं, या करेक्टर को डिस्कस करें वगैरह।
इसी तरह द फोर्थ लेवल इज टू एनालाइज, और एग्जाम्पल एक्टिविटीज एट दिस लेवल इंक्लूड्स आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ डेमोक्रेसी, एक्सप्लेन हाउ द स्टेप्स ऑफ द साइंटिफिक प्रोसेस वर्क टुगेदर, ये आइडेंटिफाई करें कि मशीन काम क्यों नहीं कर रही। एनालिटिकल एबिलिटी को रेनफोर्स करता है ये कंसेप्ट, प्रॉस एंड कॉन्स आइडेंटिफाई करना, डिफरेंशिएट करना, अंडरस्टैंड करना, इसके अलावा कैटेगराइज करना, एनालिटिकल कंसेप्ट से वजह बयान करना। उसके बाद हमारे पास है द फिफ्थ लेवल इज टू एवेलुएट, और फिफ्थ लेवल वहां पे हमारे पास सिंथेसिस मौजूद था, और यहाँ हमारे पास जो है वो एवेलुएट मौजूद है। एग्जाम्पल एक्टिविटीज एट द एवेलुएशन, मेक अ जजमेंट, कोई मुश्किल मॉरल या पॉलिटिकल या रिलीजियस डायलीमा पेश करके उसकी वजह बयान करनी है, उसकी रीजन बयान करनी है, उसकी हल बयान करनी है, कोई इनोवेटिव टेक्निक बतानी है। मिसाल के तौर पर आपको क्या महसूस होगा, या आपके साथ क्या फील होगा, या आप क्या बताएंगे, या आप क्या सोल्यूशन देंगे, या आप जज करें, या आप राय दें, या बेटर सोल्यूशन प्रोवाइड करें, कंफ्लिक्ट को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो हाईएस्ट लेवल है क्रिएटिव, तो डिजाइन अ न्यू सोल्यूशन टू द ओल्ड प्रॉब्लम, पुराने मसले को हल करने के लिए जदीद तरीका आपके पास क्या है। एक पोइम लिखें एक स्टीम के मुताबिक, या इसके मुताबिक फॉलो करें, या इसको कैसे लिखा जाना चाहिए, या इस स्टोरी को रीराइट लिखें, या इसको दोबारा से रीएडजस्ट करें। तो इन तमाम चीजों को देखा जाएगा, और ये आउटकम, ये सवालात जो हैं वो मुमकिन तौर पर पूछे जा सकते हैं, जो कि बेसिकली अलाइन करेंगे इस क्रिएटिव प्रोसेस को, इस टेक्सोनोमिकल हायरार्किकल पोजीशन को, जो कि बेंजामिन ब्लूम और एंडरसन, जो एंडरसन एंड क्रैथवेल की टेक्सोनोमी है 2001 का जो एडिशन है। तो ये अब हमारे पास आपने देखा कि ये टेक्सोनोमी जो 1956 है बेंजामिन ब्लूम की, और उसके बाद क्रैथवेल और एंडरसन की टेक्सोनोमी का जो कंसेप्ट है वो आपके सामने नजर आ रहा है। नॉलेज को रिमेंबर में, कॉम्प्रिहेंशन को अंडरस्टैंड में, एप्लीकेशन को अप्लाई में, एनालिसिस को एनालाइज, सिंथेसिस को एवेलुएट में, और वैल्यूएशन को क्रिएट में कर दिया गया। एक चीज जो आपने नोट की वो ये है द शिफ्ट फ्रॉम नाउन टू द वर्ब फॉर्म। इसके पीछे क्या रीजन है, चलें इसके पीछे हम देखते हैं। तो शिफ्ट जो हमें नजर आता है ये रिफ्लेक्ट करता है इस चीज का एम्फेसिस कि लर्नर क्या जानता है, क्या लर्नर जानता है, एंड व्हाट ही वांट्स टू लर्न न्यू, क्या जानता है और क्या वो और जानना चाहता है, और उसके बाद उस जानने के बाद व्हाट ही वांट्स टू डू विद द नॉलेज, उसके साथ वो क्या करना चाहता है, अप्लाई करना चाहता है। तो ये ब्रेक डाउन हमें नजर आता है। तो क्रैथवेल और एंडरसन का मानना यह था कि जो 6 लेवल है उन्होंने उसी को उसी तरीके से मेंटेन किया, लेकिन थोड़ी सी तब्दीली जो है उसके अंदर ले आए, एक्शन वर्ब का इस्तेमाल किया। इसके अलावा कॉग्निटिव प्रोसेस जो है उसको डिस्क्राइब किया मजीद, और ये मेजरेबल एक्शंस की तरफ लेके गए। पहले आपने देखा होगा पैसिवली सिर्फ बिहेवियरिस्टिक कंसेप्ट को फोकस किया गया, अब कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच को फोकस किया गया। इसके अलावा इस शिफ्ट से हमें यह भी फोकस मिलता है कि लर्नर जो है वो अपनी अंडरस्टैंडिंग को भी डेवलप कर सकता है, क्वालिटी जो है लर्निंग वो भी इंप्रूव होता हुआ हमें नजर आता है। एजुकेटर्स के पास अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने नॉलेज को अप्लाई करें, फोकस करें, सिर्फ ये ना बताएं कि वो ये चीज को जानते हैं। सिर्फ नॉलेज को जानना या नो करना काफी नहीं है। व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, नॉलेज प्लस अंडरस्टैंडिंग, दोनों चीजें होनी चाहिए। तो ये हमारे पास चीजों का कंसेप्ट। अगर हम एक इनके छोटा सा डिफरेंस चार्ट को देखें और फोकस करें तो किस तरीके से हमें नजर आएगा। कॉग्निशन डोमेन को फोकस किया, नॉलेज बेस्ड स्किल्स और टीचर सेंटर्ड अप्रोच या टीचर ड्रिवन अप्रोच या एक्टिव अप्रोच कह सकते हैं इसको। दूसरी तरफ हमारे पास कंस्ट्रक्टिव अप्रोच है जिसमें कॉग्निटिव अफेक्टिव और साइकोमेट्रिक डोमेन्स को फोकस किया गया, लर्निंग एबिलिटी, इमोशंस, फीलिंग्स को, साइकोमेट्रिक ब्रेन की एक्टिविटीज को, फिजिकल एक्टिविटीज को टच किया गया। इसके साथ हायरार्किकल स्ट्रक्चर 6 लेवल का, और ये भी ट्रू, इसमें 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स है विद नॉलेज डायमेंशन। अब 2 मैट्रिक्स जो डायमेंशनल है बेसिकली वो क्या है, अब उसको अगर हम बात करें तो 2 डायमेंशनल हमारे पास पहला है कॉग्निटिव, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आपको समझा दूं, पहला हमें हमारे पास कॉग्निटिव और दूसरा है हमारे पास नॉलेज। तो कॉग्निटिव में बेसिकली इसमें ये डिस्कस किया गया कि डिफरेंट कॉग्निटिव जो प्रोसेस हैं इनको, मेंटल प्रोसेस जो इन्वॉल्व लर्निंग प्रोसेस में, इनको डिस्कस किया गया। एंडरसन का ये मानना था इन लोगों का कि इस हायरार्की से लोअर ऑर्डर से अपर ऑर्डर की तरफ जो कॉग्निशन स्किल है उनको डेवलप किया जाना है। मसलन ऐसी एक्टिविटी जिसमें याद करना, अंडरस्टैंड करना, अप्लाई करना, एनालाइज करना, एवेलुएट करना या किसी चीज को क्रिएट करना शामिल हो सकता है। तो ये कॉग्निशन स्किल डेवलप हो रहे हैं। नो डाउट ये कॉग्निशन स्किल पहले भी डेवलप हो रहे थे, लेकिन इसके साथ साथ नॉलेज बेस्ड जो है उसकी कमी थी, मेंटल एक्टिविटी की कमी थी, उसको हम देखते हैं। अब नॉलेज बेस्ड जो डायमेंशन है उसमें
یہ کنسیپٹ جو ہے یاد رہے، نالج بیس جو ہے یہ ہمارے پاس پہلے پریویس ٹیکسانومی میں نہیں تھا، تو اس میں ریوائز کیا گیا اور نالج کو ایز اے سنگل اینٹی کے طور پر نہیں بلکہ نالج کی انہوں نے 4 ڈائمینشنس کو پیش کیا۔ پہلی ڈائمینشن کیا ہے نالج کی؟ فیکچوئل نالج کے ساتھ ساتھ فیکچوئل نالج کو بھی انکریز کرنا ہے، ٹھیک ہے، ریکال کرنا فیکٹس کو، انفارمیشن کو۔ دوسرے کے بعد ہے کنسپچل نالج، یہ کنسپٹ بھی ہونا ضروری ہے، وہ اس کو انڈرسٹینڈ بھی کرے، پرنسپلس کو، بیسکس اس کو پتا ہونی چاہیے، اس کو کنسپٹس پتا ہونی چاہیے، اس کو تھیوریز کو انڈرسٹینڈنگ آنی چاہیے۔ پھر اس کے بعد ہے پروسیجرل نالج، پروسیجرل نالج میں اس کو یہ بھی پتا ہو کہ وہ اس کو پروسیجر کو پرفارم کیسے کرے گا، ہاؤ ٹو انڈرسٹینڈ، ہاؤ ٹو پرفارم دیٹ پروسیجر۔ پھر میٹا کوگنیٹو ہے، میٹا کوگنیٹو نالج ایسا ہے کہ جس میں اویئرنیس آئے، انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو اپنے لرننگ پروسیس کی، وہ نالج جو سیکھ رہے ہیں اپلائی کر رہے ہیں پرابلم سالونگ ٹیکنیک کے لیے ہیلپ فل ہیں۔ تو یہ تمام جو ٹیکنیک ہمیں یہاں پہ اس چارٹ میں نظر آتی ہیں بیسیکلی وہ ریفر کرتی ہیں کہ اس میٹرکس میں یہ وہ ریفر کرتے ہیں کہ کوگنیٹو انگیجمنٹ اچھے طریقے سے ہو، نالج بھی گین کیا جائے، ڈیمانسٹریٹ بھی کیا جائے، کوگنیٹو پروسیس کی بھی ڈیولپمنٹ ہو، لرننگ آبجیکٹو بھی آؤٹ کم ہو۔ تو یہ تمام ہمیں چیزیں نظر آتی ہیں۔ اس کے ساتھ اگر ہم مزید بنیادی فرق دیکھیں تو ہم دیکھیں کہ یہاں پہ بیسک کوگنیٹو پروسیس کو فوکس کیا جا رہا ہے، یہاں پہ ایکسپینڈیڈ لسٹ ہے، یہاں پہ امپلیسٹ کیا جا رہا ہے، یہاں پہ ایکسپلسٹ انکلوژن کیا جا رہا ہے، سپریٹ کیا جا رہا ہے نالج ڈائمینشن کو، جو ہم نے پریویسلی بات کی ہے۔ افیکٹو ڈومین بالکل مینشن نہیں ہے، جبکہ یہاں پہ ایموشنز، فیلنگ، ایٹیٹیوڈ، بہیویئرز سارے مینشن ہیں۔ لرننگ آؤٹ کم میں ایکشن وربس جو ہے لوور آرڈر تھنکنگ سے اٹیچ ہے، یہاں پہ بھی ہائر آرڈر تھنکنگ سے اٹیچ کی گئی۔ تو یہ ہمیں میجر ڈفرینسز نظر آتے ہیں۔ بلوم ٹیکسانومی کو اس طریقے سے ڈیوائڈ سمجھا جا سکتا ہے، انالائز کیا جا سکتا ہے، لرننگ آؤٹ کم ڈیولپ کیے جا سکتے ہیں، بتائے جا سکتے ہیں، ٹیچرس کو ٹرین کیا جا سکتا ہے، اسٹوڈنٹس کو مولڈ کیا جا سکتا ہے، ریئل لائف میں اپلائی کیا جا سکتا ہے، اور ہم کرتے بھی ہیں، نو ڈاؤٹ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ بٹ we must keep that thing in our mind whenever we are going to plan a lesson, plan a chapter, a new curriculum, a new syllabus design کیا اور اس کو مطابق ہم کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو 2 ڈائمینشنل اپروچ کو ہم بڑے اچھے طریقے سے ڈسکس کر چکے ہیں، کوگنیٹو پروسیس اور نالج ڈائمینشن پروسیس کو، جس میں نے بھی پریویسلی آپ کو ڈسکس کیا۔ کوگنیٹو پروسیس ڈفرینٹ لیول آف کوگنیشن، کوگنیٹو انگیجمنٹ اور مینٹل پروسیس کو انوالو کرتا ہے جو کہ لرننگ میں ہیلپ فل ہے، جبکہ نالج جو ڈائمینشن ہے وہ بیسیکلی فوکس کرتا ہے کہ کس طریقے سے جو نالج ہے اس کو گین کیا جا سکتا ہے، اور جو نالج سے ریلیٹڈ ہمارے پاس جو آؤٹ کم ہیں ان کو کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے، چاہے وہ فیکچوئل ہوں، کنسپچل ہوں، یا وہ میٹا کوگنیٹو ہوں یا پروسیجرل ہوں، ہر چیز کے متعلق نالج ہونا ضروری ہے۔ تو یہ ہمارے پاس ڈویژن ہے۔ اب ٹیکسانومیز کا میجر ڈفرنس ہے، کیسے کس کو کہاں پہ لگایا گیا، یہاں پہ نالج تھا اور یہاں پہ ریممبرنگ ہے، اور اس ریممبرنگ میں کس چیزوں کو کیسے ریکال کیا جا سکتا ہے، انفارمیشن کو کیسے ریکال کر کے آنا ہے، کمپریہنشن میں یہاں کیا تھا، کنسٹرکٹ کرنا میننگ کو، یہاں پہ انڈرسٹینڈنگ میں انفیرنگ، کمپیئرنگ، ایکسپلیننگ، سمرائزنگ وغیرہ، ان کو ہم مزید ڈیٹیل میں ڈسکس کر چکے ہیں پہلے بھی بہت زیادہ، اور اس کو پریویسلی اپنے ان چارٹس میں بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ کس طریقے سے وہ آؤٹ کم اپنے دے سکتے ہیں، جو لرن مٹیریل حاصل کیا اس کی پریزنٹیشن، انٹرویو، سیمولیشن کیسے دے سکتے ہیں، اینالائز کیسے کر سکتے ہیں۔ بہرحال ان پی ڈی ایف کا آپ کے پاس ایکسیس ہوگا، آپ ان کو وہاں سے بھی ڈیٹیل کے طور پر اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ ہمارے پاس سینتھسس تھا جو یہاں پہ آ کے ایویلویشن، اور یہاں پہ ایویلویشن یہاں پہ کریشن میں آ کے چینج ہو گیا۔ تو یہ ہمارے پاس تمام آؤٹ کم ہے۔ تو دس پروسیس دا موسٹ ڈیفیکلٹ مینٹل فنکشن ان دا نیو ٹیکسانومی، جس میں آپ نے ایلیمنٹ کو پٹ ٹوگیدر کرنا ہے، فنکشنل ہول پرووائڈ کرنا ہے، نیو بنانا ہے کسی چیز کو، آؤٹ آف دا اولڈ سم تھنگ پرووائڈیڈ بائی دا ٹیچر، کوئی چیز پرانا کنسپٹ ہے اسے نیو کریٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، کسی پوئم کو نیا لکھنا ہے، یہ فالو کر کے، یا تھیم کو یہ فالو کر کے، اس طریقے سے۔ تو یہ تمام اسپیکٹس ہیں جن کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بہرحال اس لیکچر کے حوالے سے اپنی فیڈ بیک کے بارے میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اگر آپ جو ہے لیکچرشپ کی تیاری کے لیے مجھے جوائن کرنا چاہیں تو آپ مجھے جوائن کر سکتے ہیں۔ پنجاب پبلک سروس کمیشن یا کسی بھی کمیشن سے تعلق رکھنے والے ہوں اور آپ لیکچرشپ انگلش یا سبجیکٹ اسپیشلسٹ انگلش کی تیاری کرنا چاہتے ہوں تو آپ مجھے جوائن کر سکتے ہیں۔ مجھے فیس بک پر، یوٹیوب پہ فالو کیجیے، ناٹمی آف لٹریچر کو سبسکرائب کیجیے۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔